की हुकूमत ने एक 28 मिलियन डॉलर का जहाज खरीदा है वजीर आला के लिए, जिसकी वजह से वहां पे ऑपोजिशन बहुत ज्यादा एहतजाज कर रही है। कुछ नहीं बताया जा रहा कि जी कैसे ये जहाज खरीदा गया, कब ये जहाज खरीदा गया, इस पे कितना खर्चा आया, सब स्पेकुलेशन है। इमरान खान साहब के बेटू ने ITV को इंटरव्यू दिया है और ITV को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि हमारे जो वालिद हैं वो पाकिस्तान के हवाले से केयर करते हैं। 6 मई को जो है बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है, ऐसे करके कलम वो छोड़ देंगे। यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो पहले भी खुली हुई थी, खुद ही जंग शुरू करके एक गैर कानूनी इलीगल जंग शुरू करके उसको बंद करवाया। पूरे खिते के अंदर कत्ल गारत हुई, इतना ज्यादा नुकसान हुआ। स्पोक्स पर्सन है ईरान के प्रेसिडेंट के मोहम्मद मेहदी साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये बेसलेस स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि ये हमने कभी भी नहीं कहा कि हम इसको कभी भी दोबारा बंद नहीं करेंगे। हाँ, सीज फायर रहेगा तो ये खुली रहेगी, अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम इसको दोबारा बंद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कनाडा के सूबे ओंटारियो में इस वक्त एक सियासी बहरान खड़ा हुआ है। हुकूमत पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। प्रीमियर यानी जिसको आप वज़ीर आला भी कह सकते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि उनकी हुकूमत ने एक 28 मिलियन डॉलर का जहाज खरीदा है कनाडा के उस वजीर आला के लिए, जिसकी वजह से वहां पे ऑपोजिशन बहुत ज्यादा एहतजाज कर रही है। मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, एक सहाफी ने भी इसको रिपोर्ट किया हुआ है। द प्रीमियर्स ऑफिस कंफर्म्स टू 680 न्यूज रेडियो दैट गवर्नमेंट हैज बॉट ए चैलेंजर 650 jet for 28.9 million for use by the Premier of Ontario. This is ridiculous, says opposition leader. और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि families are struggling to buy groceries. वो ये कह रहे हैं कि भाई कनाडा जैसे मुल्क में जो है लोगों को माली मुश्किलात का सामना है और रियासत का पैसा, सूबे का पैसा, वहां का जो प्रोविंस है उसका पैसा जो है वजीर आला का जहाज खरीदने के लिए खर्च हो रहा है। क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? क्या इसको आप जस्टिफाइड कर सकते हैं? तो कनाडा जैसे मुल्क में कहा जा रहा है कि जी 28 मिलियन डॉलर का जहाज क्यों खरीदा गया एक सूबे के प्रीमियर के लिए, यानी वजीर आला के लिए, ओंटारियो का जो वजीर आला है उसके लिए। अब उसके मुकाबले में आप आ जाए पंजाब में, जो यहां पे गल्फ स्ट्रीम खरीदा गया उसकी कीमत तकरीबन कोई 40 मिलियन के करीब बनती है। अभी तक हुकूमत ने यह भी कंफर्म नहीं किया। वहां पे तो देखें, एक छोटे से रेडियो स्टेशन को हुकूमत ने कंफर्म कर दिया। छोटा सा रेडियो स्टेशन है जो लोकल सतह पे सुना जाता है। जब उन्होंने राब्ता किया और हुकूमत से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, हमें बताएं, तो उनको आगे से बताया गया जी हाँ जी 28.9 मिलियन डॉलर का हमने ये जहाज खरीदा है और हम ये खबर आपसे कंफर्म करते हैं। यहां पे मोहम्मद मालिक साहब ने 17 सवाल किए। वैसे ओवरऑल 1700 सवालात उठ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं आया। कुछ नहीं बताया जा रहा कि जी कैसे ये जहाज खरीदा गया, कब ये जहाज खरीदा गया, इस पे कितना खर्चा आया। सब स्पेकुलेशन है। कोई ये कहता है जी इतने का खरीदा गया, कोई ये कहता है कि इतने का खरीदा गया। कभी खबर आ रही है कि पायलट को इतनी तनख्वाह दी जा रही है, कभी आ रही है कि जी पायलट को उतनी तनख्वाह दी जा रही है। तो भाई अवामी पैसा खर्च करते हुए अगर आपको किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती तो अवाम को उसका हिसाब देते हुए क्यों आपको हिचकिचाहट महसूस होती है, या आप ये समझते हैं कि अवाम को हमें हिसाब नहीं देना चाहिए? तो मेरे ख्याल में अवाम को हिसाब जरूर देना चाहिए। अब कनाडा के अंदर भी तनकीद हो रही है वज़ीर आला के जहाज खरीदने पे, लेकिन शफाफियत आपको फिर भी नजर आ रही है। वो पूरा बता रहे हैं कि जनाब कैसे खरीदा, क्यों खरीदा, किस तरीके से पैसा लगा। यहां पे जहाज भी खरीदा गया, फिर अंदर की खबर बाहर आई तो पता चला, और उसके बाद से आज तक तफसीलात सामने नहीं आई कि जनाब कब उसके लिए कोई टेंडर वगैरह जारी किया गया या किस तरह वो जहाज खरीदा गया। उसकी जो माली जो भी तफसीलात हैं वो आज तक शेयर नहीं की गई ऑफिशियली। अच्छा जी, मैं देख रहा था कि सिंध से एक और बड़ी आर्टिकुलेट आवाज फातिमा भुट्टो साहिबा की। आपको पता है कि ये ग्रैंड डॉटर हैं जुल्फकार अली भुट्टो की, जो दूसरे जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर हैं उनकी ये बहन है। और जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर के हवाले से भी मैंने आपको कहा था कि एक जेन्युइन आपको एक लीडर नजर आता है उसके अंदर, मतलब कि अवाम का दर्द रखने वाला, अवाम से कनेक्ट करने वाला। अब फातिमा ऑब्वियसली सारी जिंदगी उनकी भी बाहर गुजरी और जिस तरह के सर्कल्स में उनका उठना बैठना है, आप ये कह सकते हैं, ये प्रज्यूम कर सकते हैं कि शायद फातिमा को इतना ना पता हो कि भाई क्या हो रहा है सिंध के अंदर, कराची के अंदर, अंदरूने सिंध में क्या हो रहा है। लेकिन मैं उनका एक क्लिप देख रहा था, जितनी उनकी मुझे ग्रिप नजर आई सिंध के मामलात के ऊपर, खुसूसन कराची के हवाले से जब वो बात कर रही थी, साफ पीने के पानी के हवाले से बात कर रही थी, फिर एलीट कैप्चर के हवाले से बात कर रही थी और बड़ी आर्टिकुलेटली बात कर रही थी।
लग रहा था कि वो पैशन से बोल रही है, दिल से बोल रही है, जैसे उसका भाई बोलता है। ये चीज लैकिंग है सिंध की जो क्यादत है, जो भुट्टो सिबलिंग्स हैं यानी दूसरे भुट्टो जरदारी सिबलिंग्स हैं, उनकी गुफ्तगू के अंदर हमें ये चीज नजर नहीं आती। उनकी गुफ्तगू के अंदर हमें खाम खा का जोश नजर आता है, ये करना है, ये करना है। ऐसे नहीं होता। जब आप दिल से पैशन से बोलते हैं तो वो चीज जाके अगले बंदे के दिल पे लगती है, उसको भी समझ आती है, उसकी दिमाग को भी समझ आती है। तो मेरे ख्याल में बड़े अरसे के बाद मैंने दोबारा देखा है कि सिंध से एक और ऐसी आवाज जो बड़ी पैशनेट भी है, बड़ी जेन्युइन भी है, बड़ी आर्टिकुलेट भी है, और साथ साथ जो वर्ल्ड व्यू के समझने के साथ साथ जो मुकामी चीजें हैं उन चीजों को भी वो बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकुलेट किया, टू बी ऑनेस्ट, वेरी इंप्रेसिव। अच्छा जी, इमरान खान साहब के बेटू ने ITV को इंटरव्यू दिया है, और ITV को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि हमारे जो वालिद हैं वो पाकिस्तान के हवाले से केयर करते हैं, पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है, उसके हवाले से वो केयर करते हैं। और इसी वजह से हालिया दिनों में जो एक प्रोटेस्ट वगैरह होना था उसको भी उन्होंने मनसूख करवाया, क्योंकि पाकिस्तान में पीस टॉक्स हो रही थी, लेकिन दूसरी जानिब उनके वालिद का इलाज टाइम पे नहीं करवाया जा रहा, एक्सेस नहीं दिया जा रहा। और पहले तो हम कह रहे थे कि उनके ऊपर जो बोगस मुबैना तौर पर मुकदमात हैं उनको खत्म किया जाए। अब तो हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि कम से कम उनका मुनासिब इलाज करवाया जाए। तो खान साहब के जो बेटे हैं वो दोबारा इस मसले को उठा रहे हैं। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज ही जो खबर आई थी कि बुशरा बीबी की आंख का ऑपरेशन हुआ, और वो जिन सर्कमस्टांसिस में हुआ उसके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है कि भाई कैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि फैमिली को बाद में बताया गया और ना उनका उस सही तरीके से मुबैना तौर पर इलाज करवाया गया। जो फैमिली कह रही है, जो उनके लॉयर्स कह रहे हैं, उनकी आंख में भी तकलीफ थी। उससे पहले जो खान साहब के साथ हो रहा है वो भी आपके सामने है। लेकिन इसके ऊपर भी मैं देख रहा था कि जो माजी में जब मियां साहब बीमार थे तो उस वक्त सहाफी किस किस्म की ट्वीट्स करते थे, क्या कुछ कहते थे, और वही सहाफी आजकल क्या कहते हैं, आजकल किस किस्म की बातें करते हैं, उसके ऊपर वो जो सैरिश मान एक नौजवान जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे ख्याल में वो पिछली ट्वीट्स निकालने में उन्होंने कोई खास किस्म की स्पेशलिटी रखी हुई है। बहुत सारे लोगों की ट्वीट्स निकालती है। मुझे तो रोज डर लगता है कि ये ना हो कि मैं आज जाके ट्विटर पे जाऊं तो आज सैरिश ने कोई मेरी ट्वीट निकाली हो कि भाई तुमने 2 साल पहले ये बात की थी, आज तुम ये बात कर रहे हो। तो गुड, यही तो फायदा है इस मीडियम का, इस डिजिटल मीडिया का, कि जो बात आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। यकीन कीजिए जो आने वाले दौर हैं उस दौर में जो आर्कियोलॉजिस्ट आएंगे ये पता चलाने की कोशिश करेंगे कि जी हमारे इस दौर के अंदर क्या तहजीब थी, क्या तमद्दन था, लोग कैसे जीते थे, लोगों के रवैये कैसे थे। तो आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जब हम में से कोई भी नहीं होगा तो उस वक्त जो लोग होंगे वो कोई जमीन खोद के ये पता चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो ये जो डिजिटल आर्काइव्स हैं इनके जरिए उनको पता चलेगा कि कौन कितना मुनाफिक था, कौन कितना सच्चा था, कौन किस वक्त में क्या कह रहा था, कौन किस वक्त में क्या कर रहा था, कौन किस वक्त में कहां पे खड़ा था। ये सारी बातें जो है वो उनको पता चलेंगी इन डिजिटल आर्काइव्स के जरिए। और अब उनमें से तो कुछ ऐसे हो गए, लगता है ऐसे कि बिल्कुल पॉलिटिकल हैं, कोई इस किस्म के मौजू के ऊपर वो बात ही नहीं करते, बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं। और किसी ने वो क्या कहा था, द हॉटेस्ट प्लेसेस इन हेल आर रिजर्व फॉर दोज हु इन टाइम्स ऑफ ग्रेट मॉरल क्राइसिस मेंटेन देयर न्यूट्रलिटी। तो अब ये एकदम से लगता है ऐसे कि बिल्कुल न्यूट्रल हैं और ये ऐसे हैं और वैसे हैं, लेकिन जब एक ग्रेट मॉरल क्राइसिस हो या छोटी सी भी क्राइसिस हो या क्राइसिस ना भी हो, इंसान को कोई ना कोई मौकिफ तो रखना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि इंसान का मौकिफ ना। और इन लोगों के तो बहुत सारे मौकिफ थे माजी के अंदर, और अब उनके मौकिफ के अंदर या तो आपको बहुत ज्यादा तब्दीली नजर आती है या फिर वो ये कहते हैं ये तो हमारा मसला ही नहीं है। पर एनीवे, जिस तरह मैं कह रहा था कि ये जो इमरान खान साहब की सेहत वाला मामला है, बुशरा बीबी की सेहत वाला मामला है, उनके बेटू ने एक दफा फिर ITV को इंटरव्यू देके इस मसले को हाईलाइट किया है। आजकल आप लोगों ने नोट किया होगा कि अलीमा खान साहिबा के खिलाफ बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई जा रही है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लग रहा है ऐसे है कि सारे जो मामलात हैं उनकी जिम्मेदार अलीमा खान साहिबा हैं। लेकिन अगर इन रियलिटी आप देखें, अगर इमरान खान साहब का मुकदमा किसी ने इस वक्त जिंदा रखा हुआ है तो वो खान साहब की बहनें अलीमा खान साहिबा, नौरीन न्याजी साहिबा, डॉक्टर अजमा साहिबा, इन सब बहनों ने मिलकर खान साहब की जो कॉज है या फिर जो उनका मुकदमा है, जैसे उसको जिंदा रखा हुआ है, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अलीमा खान साहिबा के खिलाफ बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई जा रही है, बहुत सारे लोग उसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और हुकूमत की भी ख्वाहिश होगी कि जमात के अंदर भी इख्तलाफात वगैरह पैदा हों। एक नई खबर जो कल से गर्दिश कर रही थी कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़
आईने पाकिस्तान की लीडरशिप है वो मर्दान में होने वाले जलसे में शिरकत नहीं करेगी और उसकी वजह अलीमा खान है। अब तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईने पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की गई है और जिसमें कहा गया है कि ये इंतहाई बेबुनियाद और फजूल किस्म का इल्जाम है और प्रोपेगेंडा है। उनकी लीडरशिप क्यों शिरकत नहीं कर रही उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हमने पहले ही बता दिया था और अलीमा खान साहबा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अलीमा खान साहबा की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो खान साहब की बहन है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि हर चीज को अलीमा खान साहबा के साथ जोड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक कंपेन चलाई जा रही है। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और यकीनन जो है उस जलसे के अंदर देखेंगे लोग कि कितने लोग आते हैं, आगे किस तरीके से तहरीक चलाई जाएगी, आगे क्या होगा। गुज़िश्ता रोज भी मैं देख रहा था सोहेल अफरीदी साहब का एक वीडियो क्लिप जो है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें गालिबन वो शायद वुकला से खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 6 मई को हम कलम छोड़ जो है ना हड़ताल करेंगे। जिधर जिधर आप हैं आपने कलम को छोड़ देना, मतलब अगर आपने ऐसे कलम पकड़ा हुआ है तो ऐसे छोड़ देना, आपने कलम को छोड़ देना है जनाब 6 मई को। अगर 5 मई तक जो है वो ये मामला यानी उनकी वो अदालत के अंदर उनके मुकदमा सही तरीके से ना चले और सारा मामला आगे ना बढ़ सका तो 6 मई को सब ने ऐसे कलम छोड़ देना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। मुझे कुछ अंदरूनी जराए बता रहे हैं कि 6 मई को हो सकता है कलम छोड़ दिया जाए और 7 मई को ऐन मुमकिन है कि गुब्बारे छोड़ दिए जाए। देखिए ना, कोई पता तो नहीं होता कि 7 मई को फिर पीटीआई वाले कहें कि जनाब ऐसे गुब्बारा छोड़ देना है, पर मसला ये है कि जब कलम आप छोड़ते हैं तो वो नीचे आएगा, गुब्बारा आप छोड़ेंगे तो हो सकता है कि गुब्बारा ऊपर चला जाए। तो 7 मई को एक और बड़ा जो है एक्शन होगा पीटीआई की तरफ से और ऐन मुमकिन है कि गुब्बारे छोड़ दें। और इस तरह की भी कुछ इतलात हैं कि हो सकता है कि 8 मई को जो जितने भी पुदीने के बाग हैं उनमें जिधर जिधर फाख्ता बैठी होगी फाख्ता को भी उड़ाया जाएगा। और इसी तरह जो है 10 मई के हवाले से भी कुछ है कि वो जो जहां जहां जो है बुलबुलें बैठी होंगी उनको पत्थर मार के उड़ाया जाएगा ताकि वो उड़ेंगी तो पूरी दुनिया को पता चलेगा जनाब ये एहतजाज हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सुनने को आ रही हैं। पर एनीवे 6 मई को जो है बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है, ऐसे करके कलम वो छोड़ देंगे। अच्छा जी, बैरिस्टर गौर साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि मीडिया पर मेरे हवाले से चलने वाली खबरें जो हैं वो गलत हैं। मेरी कोट लखपत असीरान से नहीं उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है। लाहौर में मियां असलम साहब की वालदा की वफात पर फैमिली से भी ताज़ियत की। पार्टी के असीरान रहनुमाओं की जो फैमिलीज हैं उनसे मिलना, नौरीन खान साहिबा से मुलाकात करना, मुज़ाकरात पर फैमिली को कायल करने की कोई बात नहीं हुई। ताहम खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत पर तशवीश का इजहार किया गया। बुशरा बीबी और खान साहब की रिहाई के लिए जारी कोशिशों को अमली जामा पहनाने की बात हुई। तो वो सारी जो रिहाई की कोशिशें जिसमें 6 तारीख को वो सारे, तो हो सकता है कि वो फिर कलम जो है ना वो कोशिश ये हो कि कलम जब छोड़े तो नीचे ना आए ऊपर चला जाए। पर एनीवे ये इस तरह की सारी बड़ी बड़ी कोशिशें हो रही हैं। तो उनके हवाले से बैरिस्टर गौर साहब कोई अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो वो बाकी ये कह रहे हैं कि जो उनके हवाले से खबरें हैं, इसके अलावा अगर कोई और कोई खबर है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारी खबरें जो हैं वो बेबुनियाद और गलत हैं। अच्छा जी, ईरान ने तमाम जो कमर्शियल वेसल्स हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खोल दिया है। ट्रंप ने भी कल ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ ईरान खुल गई है और अब सारी वेसल्स वहां से जा सकती हैं। बड़ा जबरदस्त फैसला है। एक तो अमेरिका ने जो ब्लॉकेट वगैरह किया हुआ था उसके ऊपर भी अचानक असर वो पड़ गया दबाव कि भाई उन्होंने तो खोल दिया, अब क्या हम उसको ब्लॉक रखें। तो उन्होंने भी कहा कि हम मजीद ब्लॉक नहीं रखेंगे। उसकी वजह से तेल की कीमतें वगैरह भी बहुत ज्यादा गिर गई हैं, काफी ज्यादा कम हो गई हैं आलमी मार्केट में। और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि कुछ 2-3 दिन के अंदर मजीद बहुत ज्यादा कीमतों में कमी का आने का जो है इम्कान है। अब देखते हैं कि कितनी ज्यादा कमी आती है और फिर वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह ट्रांसलेट होती है। जितनी कमी आएगी उतनी ही कमी की जाएगी, इसलिए कि जितना इजाफा किया गया है अभी तक तो जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसी लेवल के ऊपर हैं। यानी जो पहले वॉर से पहले 1 मार्च को जो गालबन जो 1 मार्च से पहले जो कीमतें थी अभी तक उससे कीमतें काफी ज्यादा हैं। तो अब देखते हैं कि उस लेवल के ऊपर कीमतें कब आती हैं, क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें दोबारा उसी लेवल पे जा रही हैं जिस लेवल पे वो पहले थी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलने के ऊपर ट्रंप ने काफी ज्यादा खुशी का भी इजहार किया। अब यहाँ पे मेरे लिए कोई थोड़ी सी ये चीज प्रॉब्लमेटिक भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज तो पहले भी खुली हुई थी, खुद ही जंग शुरू करके एक गैर कानूनी इलीगल जंग शुरू करके उसको बंद करवाया। पूरे खिते के अंदर कत्ल गारत हुई, इतना ज्यादा नुकसान हुआ और अब वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो पहले ही खुली हुई थी अब उसको बंद करवाया पहले, अब दोबारा जब उसको खोल रहे हैं तो उसको अपनी विक्ट्री के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो ये कोई 2+2 ऐड नहीं होते कि भाई वो तो पहले ही खुली हुई थी। और फिर एक और जो इसके अंदर चीज है,
पीस को सेलिब्रेट करें, हर चीज को सेलिब्रेट करें, लेकिन क्या कोई पूछेगा ट्रंप से कि भाई आपने किस कानून के तहत जो है ये जंग शुरू की, कैसे वहां पे बच्चियों को शहीद किया गया, कैसे वहां पे लोगों को मारा गया, कैसे खिते के दीगर ममालिक के अंदर कीमती जानों का ज़िया हुआ, कैसे इसराइल ने लबनान के ऊपर हमला किया। क्या कोई इनसे पूछेगा? ये पहले एक मसला क्रिएट करे, पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल क्राइसिस बन जाए, ये सिविलियंस को मारें, और उसके बाद जब ये सारी जंग दुनिया मिलकर खत्म करवाने की कोशिश करे तो ये उसको ऐसे पेश करें कि जैसे कि हमारी कोई बहुत बड़ी फतह है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन वही है कि क्या कोई इनसे पूछेगा कि ये इलीगल जंग आपने क्यों शुरू की? क्या आलमी कानून इसकी इजाजत देते थे? मुझे नहीं लगता। माजी के अंदर भी जो जंगें शुरू की गई झूठे बयानियों के ऊपर शुरू की गई, चाहे वो इराक की जंग हो, चाहे किसी और मुल्क की जंग हो, उसके नतीजे में क्या हुआ वो हमारे सामने है। लाखों लोग मारे गए, लेकिन कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। अच्छा, जो अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया है सदर ट्रंप की जानिब से कि ईरान ये कह रहा है कि अब कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं होगी, लेकिन कल रात को भी अल जजीरा इसको एज ए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा था कि जो स्पोक्स पर्सन है ईरान के प्रेसिडेंट के मोहम्मद मेहदी साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये बेसलेस स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा कि ये हमने कभी भी नहीं कहा कि हम इसको कभी भी दोबारा बंद नहीं करेंगे। हाँ, सीज फायर रहेगा तो ये खुली रहेगी, अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम इसको दोबारा बंद कर देंगे। ये कोई इसमें अलजबरा तो है नहीं है, सीधी सादी बात है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और वो जो सारे वहां से जो शिपिंग चैनल्स वगैरह हैं उनको देखने के लिए डिफेंसिव किस तरह चीजें बेहतर की जा सकती हैं, इस पे बरतानिया और फ्रांस के दरमियान भी मुशावरत हो रही है। जो सर कीयर स्टार्मर हैं बरतानिया के वजीर आजम, उन्होंने गुज़िश्ता रात को एक ट्वीट भी किया हुआ था कि इट्स गुड न्यूज दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हैज नाउ रीओपन्ड, दिस मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग एंड वर्केबल सोल्यूशन विदाउट टोल्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन रूट्स। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी के ऊपर टोल नहीं लगना चाहिए, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए, एक वर्केबल सोल्यूशन होना चाहिए। टुडे वी अनाउंस आवर जॉइंट plan with France and other international partners to protect freedom of navigation. We need to see a return to peace and stability and a permanent ceasefire. मेरे ख्याल में इस सारे जंग के दौरान जो यूरोप का किरदार था, बरतानिया का किरदार था, बहुत सारे दीगर जो ममालिक का किरदार था, वो बहुत ज्यादा मिसाली था। वो ट्रंप की जंग का हिस्सा नहीं बने। ट्रंप की ख्वाहिश तो यही थी, और इसराइल की भी ख्वाहिश यही थी कि खित्ते के अंदर जंग फैले, लेकिन यूरोपीय ममालिक ने ट्रंप को जिस तरीके से झंडी दिखाई है, उसकी वजह से ट्रंप को पता चला कि भाई मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया हूं, और उसके जो मकासद थे वो उसको तो हासिल नहीं कर सका। लेकिन अब वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले खुली भी थी, जंग के बाद ईरान ने बंद की, अब उसको दोबारा जो खोले जाने के ऊपर वो ये कह रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी है। कितने एक महीने से ज्यादा वो बंद रही और दुनिया की ताकतवर तरीन नेवी खुलवा नहीं सकी, और अब ये उसको कह रहा है कि जनाब ये बहुत बड़ी हमारी कोई कामयाबी है जो खुद ईरान ने फैसला किया है सीज फायर की वजह से। अच्छा जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई और पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता चंद रोज से जो लोड शेडिंग की हालत है उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। गौहर एजाज साहब हैं, आपको पता है कि साबिक निगरान वजीर और चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज साहब ने ये कहा है कि ये जो लोड शेडिंग का मसला है ये बिजली की कमी का मसला नहीं, ये बद इंतजामी का मसला है। उन्होंने ये कहा कि 46,000 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के बावजूद लोड शेडिंग पर हैरान है कि ये कैसे लोड शेडिंग हो सकती है। 46,000, यानी इस वक्त जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं कम से कम उससे 20,000 मेगावाट एक्स्ट्रा हमारे पास है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। किसने ये पॉलिसीज बनाई? कौन से वो हुक्मरान थे जिन्होंने ऐसे कहा कि जी बिजली हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, और अब ये कहते हैं कि जी बिजली महंगी बन रही है? तो ये किसने मुआहदे किए? ये मुआहदे हमने किए या किसी दुकान वाले ने किए, या जो लोग बेचारे जो है इस वक्त लोड शेडिंग के अंदर मारे जा रहे हैं उन्होंने ये मुआहदे किए, जिनकी बुरी हालत हो गई है गर्मी से? क्या उन लोगों ने जो है ये मुआहदे किए? इनकी अपनी तो ना बिजली जाती है, ना इनके अपने एसी बंद होते हैं, ना इनके अपने खर्चे बंद होते हैं हुक्मरानों के। आम आवाम की बुरी हालत हो गई है। लेकिन ये जो सारे मुआहदे हुए आईपीपीज के, कैपेसिटी पेमेंट्स के, आज तक कभी किसी ने इनसे पूछा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? जिस तरह आजकल वो इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों को गिराया जा रहा है, तो क्या कोई किसी अफसर से पूछेगा कि भाई ये आबादियां यहाँ पे बनी कैसे थी? कौन से अफसर इसमें इन्वॉल्व थे? अगर यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई तो किसकी मर्जी से हुई? पहले सारे महकमे सोए हुए थे। एनीवे जी, गौहर एजाज साहब ने कहा है कि 46,000 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के बावजूद लोड शेडिंग हैरान कुन है। सवाल यह है कि लोड मैनेजमेंट कौन और किस तरह कर रहा है? संतों को 2 से 4 घंटे, जबकि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को 7 से
16 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। उनका कहना था कि जी मौसम गर्मा के आगाज पे ही शॉर्टफॉल अगर इतना ज्यादा हो गया है तो जून अगस्त में फिर क्या होगा, जून से अगस्त के दौरान क्या होगा, उस वक्त तो फिर और ज्यादा जो है वो शॉर्टफॉल हो जाएगा और ज्यादा मसाइल होंगे। पर एनीवे इसमें मैनेजमेंट का इशू है, दीगर मसाइल हैं, उनको हल करने की जरूरत है। जब तक ये सारे मसाइल हल नहीं होंगे तो ये जो लोड शेडिंग का मसला है, जो हम 80s से 90s से हर दफा सुनते हैं कि बस अब लोड शेडिंग खत्म। जिस वक्त आईपीपीज लगाई गई थी पहली दफा, वो जो तेल से बिजली बनानी थी, उस वक्त भी इसको एज ए जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इनकलाबी किस्म का फैसला कहा गया था कि भाई बस अब आज के बाद से पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होगी, ये आईपीपीज लग गई हैं। लेकिन उनका क्या नतीजा निकला, कैपेसिटी पेमेंट्स कितनी दी गई, कितने हुक्मरान जो हैं और ऐसे लोग हैं जिनके खानदानों के लोगों की इस तरह की आईपीपीज हैं जिनको कैपेसिटी पेमेंट्स जाती हैं, यानी वो बिजली बनाए या ना बनाए करोड़ों रुपया उनको वैसे ही पे किया जाता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।